नमस्कार, संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है रुधिर के प्रकार और उसकी खोज और रुधिर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो बेसिक रूप से रुधिर को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक प्लाज्मा होता है और दूसरा रुधिराण होता है। और इस प्लाज्मा जो होता है रुधिर का 60% होता है और यह 40% भाग होता है। और दूसरी चीज़ें होती है कि इसी प्लाज्मा होता क्या है कि रुधिर का आधारभूत पदार्थ जो होता है वह प्लाज्मा होता है। यह एक प्रकार से इसमें जल की प्रतिशत मात्रा रुधिर का 60% होता है और इसमें जल की प्रतिशत जो मात्रा होती है वह 90% होती है और शेष 10% इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक यौगिकों के कंपाउंड्स होते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और ये रुधिर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट और स्पिंडल सेल्स होती है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा। और इसके पहले सबसे पहले देखिएगा कि रुधिर के प्रकार और इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पे रुधिर जो होता है हमारे शरीर में पाए जाने वाले एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। और इसका जो पीएच मान होता है, इस रुधिर का जो पीएच मान होता है 7.4 क्षारीय होता है, 7.4 क्षारीय होता है। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, क्योंकि टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन देना है। तो रुधिर वर्गों की खोज का श्रेय सबसे पहले 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। लैंड स्टीनर ने किया था। और इसको खोज की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इन्होंने देखा कि जब एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों में रुधिर का आदान किया जाता है, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में रुधिर का आदान क्यों किया जाता है। इसका जो मुख्य व्यू है, पॉइंट्स हैं, तो सदैव ध्यान दीजिएगा कि रुधिर के निर्माण की अभी तक कोई आर्टिफिशियल मेथड विकसित नहीं हुआ है। इसी के कारण जब किसी व्यक्ति में रुधिर की कमी होती है तो वह अन्य व्यक्तियों से डोनेट किया जाता है, जिसे रुधिर आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो इनके सामने सबसे पहले समस्या थी कि रुधिर आदान क्यों किया इन्होंने। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि रुधिर वर्गों को जब एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों में, मेन पॉइंट्स है रुधिर वर्गों की खोज क्या श्रेय क्यों खोज की गई। तो इसी का जो मेन पॉइंट्स होता है कि रुधिर वर्गों की खोज का श्रेय का अभिप्राय यह होता है कि जब एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को रुधिर कर दिया जाता है तो उसमें से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी और कुछ व्यक्तियों की मृत्यु नहीं होती थी। तो इसी समस्या के समाधान के लिए कि क्या कारण है कि एक ही व्यक्ति से रुधिर को निकालकर जब अलग अलग व्यक्तियों को दिया जाता है तो उसमें कुछ की मृत्यु हो जाती है और कुछ की मृत्यु नहीं होती है। तो इसी पॉइंट्स को एक फिगर के रूप में समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। और इन व्यक्तियों में रुधिर की कमी के अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो रुधिर के कारण होते हैं, या सबसे पहला कारण होता है कि गंभीर दुर्घटना के कारण, ये व्यक्ति को अचानक दुर्घटना या चोट लग जाने के कारण इसके शरीर में रुधिर की कमी हो गई है। इसके शरीर में रुधिर की कमी हो गई। लेकिन बी व्यक्ति क्या होता है? बी व्यक्ति में रुधिर की कमी का कारण लंबी बीमारी के कारण इस व्यक्ति में रुधिर की कमी हो गई।
तो यह बेसिक मुख्य 2 पॉइंट्स होते हैं जो व्यक्ति के शरीर में रुधिर की कमी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं और इसके संदर्भ में यह लैंड स्टीनर ने देखा कि इन व्यक्तियों में रुधिर, चूंकि दोनों को जीवन जीने के लिए जीवन आवश्यक है, क्योंकि इसी के कारण एक व्यक्ति से रुधिर को निकाला गया और दोनों को दिया गया। एक व्यक्ति से रुधिर को निकाला गया और दोनों को दिया गया। और ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति जो एक्स व्यक्ति है और इस व्यक्ति से रुधिर को निकाला गया जो ए को दिया गया और बी को दिया गया। तो ध्यान दीजिए कि ए व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, इसकी मृत्यु नहीं हुई और इसकी मृत्यु हो गई। तो इसी समस्या के समाधान के लिए लैंड स्टीनर ने देखा कि इस मृत्यु का कारण क्या है। तो लैंड स्टीनर ने इन रुधिर वर्गों का अध्ययन किया और देखा कि इस रुधिर में मुख्यतः 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसे रुधिर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इस रुधिर में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे रुधिर प्रोटीन कहते हैं, इसे ब्लड प्रोटीन कहते हैं। और यह प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक एंटीजन और दूसरा जो होते हैं, एक एंटीजन होते हैं, एंटीजन और यह दूसरा होते हैं एंटीबॉडीज। तो इसी के आधार पर इन्होंने रुधिर वर्गों को डिवाइडेशन किया। अब यहाँ से देखिए कि रुधिर प्रोटीन किसे कहते हैं, एंटीजन किसे कहते हैं और एंटीबॉडीज किसे कहते हैं। तो एंटीजन सदैव ध्यान दीजिए कि लाल उदाहरणों की कला पर पाए जाते हैं और यह एंटीजेंस जो होते हैं सदैव नोट कर लीजिएगा, एंटीजन जो होते हैं लाल उदाहरणों की कला पर पाए जाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, इसको सदैव कैपिटल से व्यक्त करते हैं, ए और बी होते हैं। और एंटीबॉडी जो होती है सदैव स्मॉल होती है, यह 2 प्रकार की होती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी होती है। यही 2 मूलभूत अंतर होते हैं। रुधिर में 2 प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन को ध्यान रखिएगा सदैव कैपिटल से लिखते हैं और एंटीबॉडीज को सदैव स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और इसी के आधार पर लैंड स्टीनर ने रुधिर को 4 वर्गों में डिवाइड किया था, यानी ए बी रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग और ओ रुधिर वर्ग। इसी के आधार पर लैंड स्टीनर ने रुधिर को 4 वर्गों में डिवाइड किया था। लेकिन आपको सामान्यतः क्वेश्चन, लैंड स्टीनर ने यही तीनों रुधिर की खोज की थी, लेकिन जबकि ओ की खोज डी कैस्टोली नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसी के आधार पर लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्गों को कई भागों, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया। और इसी के आधार पर रुधिर वर्गों का वर्गीकरण हो जाता है। और इसी चीज को एक टेबल के रूप में व्यक्त करने के लिए, कि रुधिर वर्ग ए किसे कहते हैं, रुधिर वर्ग बी किसे कहते हैं, ए बी किसे कहते हैं, तो इसी को व्यक्त करने के लिए एक टेबल होता है। ध्यान दीजिएगा, इसी को व्यक्त करने के लिए एक टेबल होता है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक सीरियल नंबर होता है, एक कॉलम बनाइएगा और इसी में से ध्यान दीजिएगा यह सीरियल नंबर होता है और यही पे होता है रुधिर के प्रकार, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। और इसी रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन, एंटीजन होते हैं, एंटीजन, और दूसरा जो होते हैं प्रतिरक्षी होता है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज होती है। और इसी के आधार पर सीरियल 4 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये रुधिर के 4 प्रकार होते हैं। और इसमें से ध्यान दीजिएगा कि रुधिर में एंटीजन को सदैव कैपिटल लेटर से लिखते हैं। एंटीजेंस को रुधिर 4 प्रकार के होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और
O होता है। और इतना ध्यान दीजिएगा कि रुधिर का प्रकार ही रुधिर का प्रतिजन होता है, रुधिर का प्रकार ही रुधिर का प्रतिजन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए में ए प्रतिजन पाया जाता है, ए में ए प्रतिजन पाया जाता है, और बी में बी प्रतिजन पाया जाता है। इसमें ए और बी दोनों प्रतिजन पाया जाता है, और इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, अर्थात यह एब्सेंट रहता है। और इसी के बाद से एक इसमें जो प्रतिरक्षी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखें कि प्रतिरक्षी एंटीजेंस को सदैव इस कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एंटीबॉडीज को सदैव स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि इसमें एंटीबॉडीज को सदैव स्मॉल से ए बी, इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, इसमें दोनों पाई जाती है, ए और बी। और इसी के आधार पर रुधिर वर्गों की परिभाषा दे दी जाती है। और ध्यान दीजिएगा, एक कॉलम होता है कि रुधिर वर्गों की जीनिक संरचना, इसमें यहाँ पे कॉलम लिख दे रहे हैं, रुधिर वर्गों की जीनिक संरचना, रुधिर वर्गों की जीनिक संरचना होती है, जीनिक संरचना। और इसको अभी बाद में मैं बताऊंगा। और इसके संदर्भ में ध्यान दीजिएगा कि रुधिर वर्गों की परिभाषा कैसे दी जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जिस रुधिर वर्ग में एंटीजन ए हो और दूसरा एंटीबॉडीज बी हो, जिस रुधिर में, अब यहाँ से परिभाषा देख लीजिएगा, यहाँ पे परिभाषा, जिस रुधिर में एंटीजन ए और एंटीबॉडीज ए हो उससे रुधिर वर्ग ए कहते हैं। रुधिर वर्ग बी की परिभाषा कि जिस रुधिर में एंटीजन बी और एंटीबॉडीज ए हो उससे रुधिर वर्ग ए कहते हैं। और इसी के बाद से रुधिर वर्ग ए बी की परिभाषा कि जिस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं लेकिन इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। और इसके आधार पर ओ, रुधिर वर्ग ओ, तो ध्यान दीजिएगा कि ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन इसमें दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है। और यही क्वेश्चन, इसी रुधिर वर्गों की परिभाषा का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि वह कौन सा रुधिर वर्ग होता है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। तो कोई एंटीजन नहीं होता लेकिन उसमें दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है, वह रुधिर वर्ग ओ होता है। अब इसी के आधार पर इन्होंने एक एक्सप्लेन किया था कि रुधिर जमता क्यों है। तो रुधिर के जमने के एक कंडीशंस होते हैं, इसी के आधार पर सारे कंडीशंस को अप्लाई किया जाता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, रुधिर का जमना क्यों जम जाता है, जो मैंने बताया था फिगर में कि ए की मृत्यु नहीं होती और बी की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि रुधिर का जमना, रुधिर क्यों जम जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, रुधिर का जमना, ब्लड क्लॉट कैसे होता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, नियम होता है, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि जब प्रतिजन व प्रतिरक्षी, ध्यान दीजिएगा इस पे एक पॉइंट्स आता है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिजन व प्रतिरक्षी आपस में समान हो, जब प्रतिजन एंटीजन व प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज दोनों आपस में समान हो तो रुधिर जम जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जम जाता है या क्लॉट हो जाता है। जब प्रतिजन व प्रतिरक्षी दोनों आपस में समान हो तो रुधिर जम जाता है। और इसी के संदर्भ में एग्जाम्पल ले लीजिएगा, एग्जाम्पल। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ए है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति, मान लीजिए कि यह व्यक्ति है और व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, दूसरा व्यक्ति बी है। तो ध्यान दीजिए कि यदि ए बी को रुधिर दे सकता है अथवा नहीं, इसको पर ध्यान दीजिएगा। तो इस कंडीशंस में ध्यान दीजिएगा कि रुधिर के संदर्भ में ए, मान लीजिए कि इसमें प्रतिजन क्या पाया जाता है, रुधिर में प्रतिजन एंटीजेंस पाया जाएगा, एंटीजन, और दूसरा क्या होता है, एंटीबॉडीज पाया जाता है, एंटीबॉडीज पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि ए में रुधिर का प्रकार ही रुधिर का प्रतिजन होते हैं, इतना याद कर, ए और बी,
इस पे ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रुधिर का प्रकार ही रुधिर का प्रतिजन होता है और उसी के अपोजिट प्रतिरक्षी होती है। इसी का अपोजिट, ए का अपोजिट बी होता है और इसमें ए। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें एग्जाम्पल्स बताए हैं कि जिसमें एक व्यक्ति का रुधिर भर गई है और क्या वह बी को रुधिर दे सकता है अथवा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा ऊपर जो पॉइंट्स लिखे हैं कि जब प्रतिजन व प्रतिरक्षी दोनों आपस में समान हो तो रुधिर जम जाता है। जैसे इसका प्रतिजन क्या होता है, आपस में समान होता है, ध्यान दीजिए इसलिए जम गया। और इसका प्रतिजन और इसका प्रतिजन आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए रुधिर जम जाता है। अतः ये व्यक्ति बी को रुधिर नहीं दे सकता है। ध्यान दीजिएगा कि जब प्रतिजन व प्रतिरक्षी दोनों आपस में समान हो तो रुधिर जम जाता है। और तो इसी के कारण न तो ए बी को दे सकता है न तो बी ए को दे सकता है। इसी के बाद अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि जब रुधिर जम जाता है तो कब नहीं जमता है। तो इसके लिए कंडीशंस होती है कि जब इन दोनों प्रतिजन व प्रतिरक्षी में से एक कोई अनुपस्थित हो, या तो यह अनुपस्थित हो तो रुधिर नहीं जमेगा अथवा दोनों अनुपस्थित हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें से कोई एक अनुपस्थित हो तो रुधिर नहीं जमता है। और इसी के संदर्भ में, इसी के आधार पर रुधिर वर्गों के क्लॉट की परिभाषा दी गई है। यही कारण होता है इसी के आधार पर दाता और ग्राही का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसी के आधार पर दाता और ग्राही का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा किसको दाता कहते हैं, और यह पॉइंट अभी लास्ट में मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में कि तो इसी के आधार पर ध्यान दीजिएगा दाता किसको कहते हैं और ग्राही रुधिर वर्ग किसको कहते हैं, यह पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एक होता है दाता और किसको ग्राही कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक होता है दाता, इसको इंग्लिश में डोनर कहते हैं, और दूसरा जो होता है ग्राही होता है, रिसिपिटेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि रुधिर 4 प्रकार के होते हैं। तो देने वाले भी 4 प्रकार के होते हैं और लेने वाले भी 4 प्रकार के होते हैं। जब देने और लेने वाले 4 प्रकार के होते हैं तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है ए और दूसरा होता है बी। दाता ए बी और ओ रुधिर वर्ग होगा। इसी प्रकार से ग्राही भी क्या होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और ओ होगा। तो इसके लिए रुधिर आदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की एक विशेषता होती है कि समान रुधिर वर्गों में रुधिर आदान की एक पहली पॉइंट्स होती है कि समान रुधिर वर्ग के व्यक्तियों में रुधिर आदान सबसे सर्वोत्तम या सुपीरियर माना जाता है। जैसे एग्जांपल्स, एक व्यक्ति बीमार है और उसके शरीर में रुधिर की कमी हो गई है और वह रुधिर व्यक्ति सपोज दैट मान लीजिए कि ए रुधिर वर्ग का है और उसको देने वाला व्यक्ति भी ए मिल गया, तो उसमें जमने की कोई संभावना नहीं होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रुधिर आदान समान व्यक्तियों में सबसे सर्वोत्तम होता है। और यहाँ पे दूसरी चीजें होती हैं। दूसरा जो होता है ए को रुधिर दे सकता है, बी को दे सकता है, कोई समस्या नहीं होती है। ए बी को दे सकता है, कोई समस्या नहीं। ओ को दे सकता है, कोई समस्या नहीं हो सकती है। और इसी के बाद तो ध्यान दीजिएगा कि जब प्रतिजन व प्रतिरक्षी दोनों आपस में समान होते हैं तो रुधिर जम जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस टेबल को ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई प्रतिजन नहीं है, अतः यह किसी भी व्यक्ति को रुधिर देगा तो यह जमेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा ओ को ऑलरेडी दे रहा है और ए बी को दे सकता है क्योंकि प्रतिजन व प्रतिरक्षी समान नहीं होंगे। बी को दे सकता है और ए को दे सकता है, इसीलिए ओ को सर्वदाता कहा जाता है। इसीलिए ओ रुधिर वर्ग को सर्वदाता, सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ रुधिर वर्ग को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। और इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि ए बी में एक प्रतिजन एंटीबॉडीज अनुपस्थित है, तो इसलिए यह ए बी क्या करेगा, सभी से रुधिर को ग्रहण कर लेगा। ध्यान दीजिएगा ए बी को रुधिर दे सकता है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी नहीं जमेगा, बी को भी दे सकता है, इसीलिए सबसे ग्रहण कर सकता है, सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है। और इसी के कारण इसे सर्वदाता और सर्वग्राही का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक पॉइंट आपके संदर्भ में आता है, सर्वदाता और सर्वग्राही के बाद से आता है
कि रुधिर वर्गों के पॉजिटिव को कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव और निगेटिव क्या होते हैं, रुधिर वर्ग ए पॉजिटिव क्या होते हैं, बी पॉजिटिव क्या होते हैं, निगेटिव क्या होते हैं। तो अब भी इसको नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताऊंगा कि जो RH इसका पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट होता है वह RH फैक्टर के आधार पर होता है। इसको नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा। तो यह रुधिर वर्गों की परिभाषा और इसके प्रकार, दाता और सर्वग्राही का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और इसी के संदर्भ में आता है कि रुधिर वर्गों की वंशागत कैसे होती है, रुधिर वर्गों की वंशागत कैसे होती है। तो इनकी वंशागत को ध्यान देने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें एक लास्ट पॉइंट लिखे हैं रुधिर वर्गों की जीनिक संरचना। जीनिक संरचना को अल्फा ए और अल्फा 0 से व्यक्त करते हैं, बी को अल्फा बी और अल्फा 0 से व्यक्त करते हैं, ए बी को अल्फा ए और अल्फा बी से व्यक्त करते हैं, अल्फा 0 और अल्फा 0 से व्यक्त करते हैं। तो यह रुधिर वर्गों की जीनिक संरचना होती है। और जीन का अभिप्राय होता है कि माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को अगले पीढ़ी में ले जाने की कार्य करने वाले जो फैक्टर होते हैं उसे जीन या क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। तो इसी के बाद से आता है कि रुधिर वर्गों की वंशागत। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसी के बाद से ध्यान दीजिएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये तो रही आपकी हिस्ट्री, और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुधिर वर्गों की वंशागत कैसे होती है। रुधिर वर्गों की वंशागत, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, रुधिर वर्गों की वंशागत। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या लिया जाता है कि एक व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, एक व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है, एक व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है, रुधिर वर्ग ए है, और इसके माता का रुधिर वर्ग और इसकी पत्नी का रुधिर वर्ग, और इसके पत्नी का रुधिर वर्ग बी है, पत्नी का रुधिर वर्ग बी है, रुधिर वर्ग बी है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, पूरा क्वेश्चन नहीं नोट कर पा रहा हूँ। एक व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है और उसकी पत्नी का रुधिर वर्ग बी है। इस दाम्पत्य से उत्पन्न होने वाले बच्चे किस किस रुधिर वर्ग के हो सकते हैं। तो आपके एग्जाम में जो ऑप्शन दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए दिया जाएगा, ए ब्लड ग्रुप का होगा, बी ऑप्शन रहेगा ए का होगा और बी का होगा, सी दिया जाएगा ए का होगा, बी का होगा, ए बी का होगा, और डी दे दिया जाएगा ए का होगा, बी का होगा, ए बी का होगा और ओ का होगा। तो आपको यह सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को नोट करने के लिए इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, और इस पे ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और यही क्वेश्चन था कि पति का रुधिर वर्ग या व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है और पत्नी का रुधिर वर्ग बी है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति का रुधिर वर्ग, व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है, रुधिर वर्ग ए है, और इस व्यक्ति की पत्नी का रुधिर वर्ग बी है। तो ध्यान दीजिए इसके बच्चों में कैसी संरचना होती है। तो ध्यान दीजिए, इसको तुरंत जीनिक संरचना में बदल लेंगे। ए की जीनिक संरचना क्या होगी, अल्फा ए और अल्फा 0 हो जाएगी। बी की जीनिक संरचना क्या होगी, अल्फा बी और अल्फा 0। इसी चीज को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर देते हैं, और इसके संदर्भ में ध्यान दीजिए, ए का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा अल्फा ए और अल्फा बी हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, अल्फा ए और अल्फा 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 0 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ से यह अल्फा बी और अल्फा 0, और इसके बाद से अल्फा 0 और अल्फा 0 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यह रुधिर वर्ग ए बी हो जाएगा, ए हो जाएगा,
और बी हो जाएगा और ओ हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, चारों रुधिर वर्ग आ जाते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर होगा चारों रुधिर वर्ग होगा। लेकिन यह मेथड थोड़ा सा कठिन पड़ता है और इसके संदर्भ में आप इसको और सामान्य रूप से देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसको दूसरे रूप में मेथड से मैं बता दे रहा हूं कि एक वर्ग बनाइए और इसको 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। और यहाँ से ध्यान दीजिए कैसे, एक वर्ग बनाइए और इसको 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए और ऐसे बनाइएगा और इसको 4 भागों में डिवाइड कर दीजिएगा। इधर पत्नी का रख दीजिए। पत्नी का रुधिर वर्ग क्या है, बी है, तो इसकी जेनिक संरचना क्या लिखे थे, अल्फा बी और अल्फा 0। इसकी जेनिक संरचना अल्फा बी और अल्फा 0 हो जाएगी। इधर व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या है, व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा यह है और इसमें से तो इसकी संरचना क्या हो जाए, अल्फा ए और अल्फा 0। यही तो जेनिक संरचना वहाँ लिखे हैं ए और बी की। तो यहाँ से इसको गुणा कीजिए कि अल्फा ए और अल्फा बी हो जाएगा और इसी प्रकार से अल्फा ए और अल्फा 0, ठीक इसी प्रकार से अल्फा बी और अल्फा 0, अल्फा 0 और अल्फा 0। तो इसलिए कौन सा रुधिर वर्ग हो जाएगा, यह ओ रुधिर वर्ग हो जाएगा और यह ए रुधिर वर्ग हो जाएगा और यह ए बी रुधिर वर्ग हो जाएगा और यह बी रुधिर वर्ग हो जाएगा। इसलिए इसमें चारों रुधिर वर्ग आ गया, ओ आ गया, ए आ गया, ए बी आ गया और बी आ गया। और इसी के बाद से यह चौथा ऑप्शन सही होगा। इसी के बाद से और कुछ क्वेश्चन इसको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा और इसके बाद से RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का कॉन्सेप्ट देने के बाद से ब्लड को डिवाइड करेंगे। थैंक यू।